नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किल बढ़ी। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन घोटाले केस में लोकायुक्त ने दर्ज की एफआईआर। हाईकोर्ट में सिद्धरमैया की याचिका खारिज होने के 3 दिन बाद लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में सिद्धरमैया को पहले आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। दूसरे नंबर पर सीएम सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती, तीसरे नंबर पर पार्वती के भाई मल्लिकार्जुन स्वामी और चौथे नंबर पर देवराज का नाम है। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम और भूमि कब्जा निवारण अधिनियम के तहत ये एफआईआर दर्ज की है। The law will take its own course. कोर्ट ने इस मामले में लोकायुक्त जांच के आदेश दिए हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्ष सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग कर रहा है। हालांकि कांग्रेस फिलहाल सिद्धरमैया के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। यूपी में नेम प्लेट विवाद का नया चैप्टर। मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बैंड वाले हिंदू नाम रखकर भ्रम पैदा करते हैं, उन्हें अपने धर्म के मुताबिक नाम रखना चाहिए। यूपी नेम प्लेट विवाद में अब बैंड वालों की एंट्री हो गई है। शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि बैंड पार्टी वाले हिंदू नाम रखकर काम करते हैं, ये गलत है, उन्हें अपने नाम से काम करना चाहिए। किसी की आस्था को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जाति हो। हर जाति को अपने जाति के आधार पर नाम रखने चाहिए, जिससे समाज में भ्रम पैदा ना हो। नाम वाले मामले पर गुलाब देवी को यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का समर्थन मिला है। दानिश अंसारी ने कहा है कि सबको धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। हमारी जो सरकार ये पूरी ईमानदारी से, पूरे सेवा भाव के साथ प्रदेश की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रही है। योगी सरकार ने 24 सितंबर को ये आदेश दिया था कि ढाबे और रेस्टोरेंट वाले अपने मालिकों का नाम डिस्प्ले करें। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी सरकार का ये आदेश था कि ढाबे वाले अपने मालिकों का नाम जरूर डिस्प्ले करें। बैंड पार्टी नेम प्लेट विवाद पर यूपी से बिहार तक सियासत। विपक्ष ने कहा योगी को काम से नहीं सिर्फ नाम से मतलब। जेडीयू का रिएक्शन, ऐसे विवाद से बचना चाहिए। बैंड बाजी वालों के नाम पर मंत्री गुलाब देवी के बयान पर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा। विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार का फोकस काम पर नहीं सिर्फ नाम पर है। पार्टी जो भाजपा है, ये ऑलरेडी पार्टी भी बैंड बाजा वाली है। ये केवल और केवल लोगों को भरमाने का और लोगों को एक भ्रमित करने का माध्यम है। इस देश का संविधान, कानून ये आजादी देता है कि कोई भी कोई संस्थान प्रतिष्ठान खोले तो सरकारी नियमों से लाइसेंस और सारे काम करने के बाद वो अपनी सुविधा से, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का नाम रख सकता है। बैंड बाजा वाले विवाद की गूंज बिहार में भी सुनाई दी। एनडीए में शामिल जेडीयू ने बीजेपी को ऐसे विवाद से बचने की सलाह दी, तो आरजेडी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ नाम से मतलब है। देश की योगी जी की सरकार सिर्फ नाम के पीछे पड़ी हुई है, काम कुछ करना है नहीं। सबको साथ लेके चलने का राजनीति, मेरे ख्याल से सब चीज से अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। यूपी से बिहार तक हो रहे इस विवाद पर बीजेपी के नेता फिलहाल खामोश। वहीं गुलाब देवी के इस बयान ने जेडीयू जैसी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों से मारपीट को लेकर निशाने पर ममता सरकार। जेडीयू नेता बोले ममता सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। मांझी ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। पेपर देने गए बिहार के छात्रों से मारपीट के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक्शन के बाद भी बिहार में बवाल थम नहीं रहा। एनडीए अलायंस में शामिल पार्टियों ने ममता से इस्तीफे की मांग की। ममता देवी को लोग समझावे, और नहीं तो वो आज घबरा गई हैं, पागल हो गई हैं सत्ता से, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगावे, दूसरा चुनाव करावे, तब स्थिति ठीक हो सकती है। संविधान को खतरा में डालना चाहते हैं। बंगाल सरकार मौन है। कांग्रेस के लोग कहीं न कहीं इस तरह की भावनाओं को बढ़ाता है। घटना को लेकर बिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को चिट्ठी लिखी थी। बिहार और पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने बातचीत भी की थी, लेकिन इतने भर से मामला शांत नहीं हुआ। चिराग पासवान वाली एलजेपी ने आज पटना में प्रोटेस्ट किया। मैं चाहूंगा कि जवाब नेता प्रतिपक्ष भी दें। जो लोग गठबंधन में उनके साथ बैठे हैं, जो लोग इंडिया अलायंस बनाकर बैठे हैं, वो लोग क्यों खामोश हैं?
बताएं क्या दूसरे राज्य में इसी तरीके से बिहारी पिटते रहेंगे? इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी भी अब इस मुद्दे को लेकर ममता सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं छात्र अब बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। बिहार में गिरा एक और पुल। भागलपुर के पीरपैंती में पुल गिरने से 2 पंचायतों का टूटा संपर्क। ये पुल टूटने की बात की तस्वीरें हैं। नदी के उस पार के लोग उस पार रह गए और इस पार के लोग इस पार। कुछ दुस्साहसी लोग जान जोखिम में डालकर टूटे हुए पुल को पार करने की जद्दोजहद करते दिखे। भागलपुर की पीरपैंती ब्लॉक में ये पुल 2 पंचायतों हरिनपोल और हजूर नगर को जोड़ता था, लेकिन पुल के धड़ाम होने से दोनों पंचायतों के बीच आवाजाही का इकलौता रास्ता भी ठप हो गया। बताया जा रहा है कि भीषण बारिश और बाढ़ की वजह से ये पुल गिर गया। हैरानी की बात यह है कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये पुल 2 साल पहले बनाया गया था। इसके टूटने से करीब आधा दर्जन पंचायत की बड़ी आबादी के सामने मुसीबत आ गई है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सब कुछ सामान्य था, लोग आ जा रहे थे। राजगढ़ के खिचलीपुर चौक पर कुछ लोग सब्जी खरीदते हुए नजर आए। उसी समय तेज रफ्तार से एक कार आई और बुलेट पर सवार शख्स को टक्कर मार दी। आमतौर पर होता यह है कि ऐसी टक्कर के बाद बाइक सवार को चोट लगती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। बाइक वाला तो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन कार पलट गई। लोग इकट्ठा हुए, कार को सीधा किया और फिर उसमें सवार लोगों को बाहर निकाला। घटना का ये पूरा वीडियो फल सब्जी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। कार में जो लोग मौजूद थे उनके नाम रघुराज और अभिषा है। हादसे में दोनों घायल हो गए, जिन्हें बाद में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान में राशि बढ़ाई गई थी। मकसद था सड़क हादसों में कमी लाने के लिए, लेकिन हर साल 4 लाख से अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। अमेरिका में हेलेन तूफान ने भयंकर तबाही मचाई हुई है। तूफान की वजह से 6 राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी। जान माल को भी काफी नुकसान हुआ है। समंदर से उठती लहरों के सामने कोई टिक नहीं पाया है। जो गाड़ियां रोड पर चल रही थी वो पानी में फंस गई है और फिर बहती चली गई। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हेलेन तूफान कितना शक्तिशाली है। चिंता की बात तो ये है कि अब ये और खतरनाक हो चुका है। गुरुवार को जब इसने फ्लोरिडा में एंट्री ली तो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान की वजह से फ्लोरिडा के अलावा जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, वर्जीनिया और अलाबामा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इससे करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। फ्लोरिडा में बिजली काट दी गई है, जिसकी वजह से करीब 20 लाख लोग अंधेरे में हैं। फ्लोरिडा में गवर्नर ने निचले इलाकों में रहने वालों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर चले जाने की सलाह दी थी। तूफान की वजह से 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 4000 से ज्यादा उड़ानें डिले कर दी गई हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि हेलेन तूफान अमेरिका में आने वाला सबसे ताकतवर तूफान है और आने वाले दिनों में करीब 5 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। लेबनान में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। इजराइल ने अपनी टैंक बटालियन को उत्तरी बॉर्डर की तरफ तैनात करना शुरू कर दिया है। आसमान से बारूद बरसाने के साथ साथ अब जमीन से हमले की बारी है। नेतन्याहू के ऑर्डर के बाद इजराइल की आर्मी लेबनान की तरफ बढ़ रही है। लेबनान के काफी अंदर तक टैंक ले जाने की प्लानिंग है। इजराइल के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां किरियत शमोना इलाके में इकट्ठा हो रहे हैं। जिस तरह गाजा में टैंक वाली बटालियन ने हमास पर हमले किए, उसी तरह साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आर्टिलरी एक्शन की टाइमलाइन सेट हो चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ ने 2 रिजर्व ब्रिगेड को उत्तरी बॉर्डर पर बुला लिया है और उन्हें जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह पर हमले तेज करेंगे। हम पिछले 1 साल से हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले कर रहे हैं। खासकर पिछले हफ्तों में हमले तेज हुए हैं। हम उन्हें और बढ़ाएंगे। ये बयान तब आया जब सीज फायर की सारी उम्मीद करीब करीब खत्म हो चुकी है और नए सिरे से हमलों का दौर जारी है। हिजबुल्लाह ने कहा उसने दर्जनों रॉकेट और ड्रोन हमले किए, हाइफा इलाके को टारगेट किया। इजराइल ने कहा जहां से रॉकेट आए थे उसी जगह को खत्म कर दिया। लेबनान के मुताबिक इजरायली हमलों में अब तक 700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब वीडियो वॉर भी शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल निकाली तो इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम का दम दिखाया। पूरी ताकत से हमले वाले नेतन्याहू के बयान के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने सारे सिस्टम एक्सप्लोर करने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ ग्राउंड ट्रूप्स का मूवमेंट तेज हुआ तो दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह का नाम लेकर वीडियो रिलीज किए। इजराइल ने वीडियो के जरिए हिजबुल्लाह के पुराने हमलों की याद दिलाई। कहा जो लोग हिजबुल्लाह को 11 महीनों की जंग से जानते हैं उन्हें पहले का इतिहास भी समझना चाहिए।
दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से भी कई वीडियो सर्कुलेट किए गए जिसमें गाजा पर इजरायली अटैक की तस्वीरें भी साझा की गई और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का उत्तरी इजराइल में ऑपरेशन भी दिखाया गया। इसमें 12 मिसाइल की तस्वीरें शेयर की गई और रॉकेट लॉन्चर्स के वीडियो भी शामिल थे। इजराइल का दावा है कि उसके हवाई हमले में हिजबुल्लाह के 2 और कमांडर मारे गए। कल ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के एयर यूनिट चीफ को खत्म करने का दावा किया था। हिजबुल्लाह की सपोर्ट में उतरे यमन के हूती विद्रोही 2000 किलोमीटर की दूरी से इजराइल पर मिसाइल दागे। पहली नजर में ये तस्वीरें आपको वीडियो गेम या फिर किसी शूटिंग स्टार की लग सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं, जिस पर 3 दिन में दूसरी बार मिसाइल अटैक हुआ। इस हमले के बाद सिर्फ सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। हिजबुल्लाह के बाद इस बार यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गईं। लेकिन मिसाइल के ठीक पीछे इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम एक्टिव थे। मिसाइल पहुंच तो गई, लेकिन उसे हवा में ही मार गिराया गया। मिसाइल अटैक का ये पूरा सीक्वेंस कैमरे में कैद हो गया। हूती विद्रोहियों की तरफ से बाकायदा मिसाइल अटैक की जानकारी दी गई। कहा गया कि यमन से इजराइल पर निशाना साधते हुए जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च किया गया था। नोट करने वाली बात यह है कि हमला ऐसे वक्त हुआ जब अली खेमनेई ने हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ विजेता घोषित किया। इस मिसाइल अटैक की जानकारी इजराइल की सेना की तरफ से दी गई। साथ में ये भी कहा गया कि इजराइल मल्टीपल वॉर फ्रंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेबनान और इजराइल की जंग के बीच फिलिस्तीन ने बड़ा ऐलान किया है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास ने कहा है कि वो अपनी जमीन हरगिज नहीं छोड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इजराइल के एग्रेशन की हो रही है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। वहीं फिलिस्तीन का कहना है कि वो भी आखिरी दम तक अपनी जमीन, अपना इलाका छोड़ने को तैयार नहीं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास की स्पीच का ये हिस्सा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर सुन लीजिए, हम नहीं जाएंगे। फिलिस्तीन हमारा घर है, हमारा देश है। ये हमारे पिता दादा और उनके पुरखों की जमीन है। ये हमेशा हमारी रहेगी। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो है इस पर कब्जा करने वाले और आक्रमण करने वाले। हम गाजा की 1 सेंटीमीटर जमीन भी नहीं देंगे। महमूद अब्बास का ये बयान नेतन्याहू के लिए था। हम गाजा में तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह जीत नहीं जाते। कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक बंधक सुरक्षित घर नहीं लौट जाते। कुछ दिन पहले इजराइल के मिलिट्री एक्शन के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन इजराइल ने कहा कि वो बंधकों की रिहाई तक ऑपरेशन जारी रखेगा। हमास के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल भी गाजा को लेकर जंग लड़ रहा है, लेकिन गाजा पूरी दुनिया से आइसोलेट होने की कगार पर पहुंच चुका है। जेसीबी मशीन से ये गड्ढा रोड बनाने के लिए नहीं खोदा गया, बल्कि ये जगह इसलिए तैयार की गई है ताकि यहाँ एक साथ दर्जनों शव को दफनाया जा सके। गाजा में अब शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ने लगे हैं, इसीलिए एक साथ मास ब्यूरल यानी शवों को दफनाने का काम शुरू हो चुका है। दुनिया ने ऐसी तस्वीरें कोरोना के वक्त देखी थी जब दुनिया पर वैश्विक महामारी का खतरा था, लेकिन गाजा की हालत शायद पैंडेमिक से भी बदतर होती जा रही है। इजराइल से फिलिस्तीनी नागरिकों के शव इसी तरह लगातार आ रहे हैं। जब तक शव दफनाने का काम पूरा होता तब तक इजराइल का एक और हमला हो जाता है। कहा गया कि इस बार गाजा के उत्तरी इलाके को टारगेट किया गया, जिसमें एक स्कूल पर मिसाइल गिराई गई। फिलिस्तीनी एजेंसियों के मुताबिक हमले में 11 लोगों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने जबालिया शरणार्थी शिविर के स्कूल में मौजूद हमास के आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए वहां हमला किया। गाजा में लगभग साल भर से जंग जारी है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 19 लाख से ज्यादा लोग अब तक विस्थापित हो चुके हैं। लोग रिफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर हैं। लगता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की पश्चिमी देशों को दी गई न्यूक्लियर धमकी काम कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी के हथियार अभी नहीं मिलेंगे। व्हाइट हाउस में इस नई मीटिंग में दुनिया भर की नजरें थी। खासकर बाइडेन के साथ बैठे जेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस बार बाइडेन की तरफ से उन्हें फेयरवेल गिफ्ट मिलेगा, यानी अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की मंजूरी देगा। और जेलेंस्की तो बारूदी फैक्ट्री का दौरा भी कर चुके थे, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर वही पुराने शब्द दोहराए, बस एक नई बात ऐड कर दी। कहा नया सैन्य पैकेज मिलेगा। Russia
will not prevail. हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। रूस की जीत नहीं होगी, यूक्रेन की ही जीत होगी। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा है कि जेलेंस्की ने ब्रिटेन की शाम शोडा और ATACMS मिसाइल चलाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। वो नहीं चाहते कि रूस के साथ इस वक्त कोई संघर्ष बढ़े। जेलेंस्की अपने अमेरिकी दौरे पर न्यूक्लियर डील के साथ नेटो मेंबर बनने का ठोस आश्वासन चाहते थे। अमेरिका ने नई आर्म्स डील तैयार कर दी। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना का सपना देखने वाली चीन को सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल चीन की सबसे हाईटेक न्यूक्लियर सबमरीन डूब गई है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इसका खुलासा किया है। एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से भी बताया कि चीन की जाओ क्लास की न्यूक्लियर पनडुब्बी कंस्ट्रक्शन के दौरान ही डूब गई। हादसा चीन के वुहान के पास ऊंचाई शिपयार्ड में हुआ। वही वुहान जहां से पूरी दुनिया में कोरोना फैलने को लेकर बात सामने आई थी। कहा यह गया कि चीन ने इस मामले पर 3 महीने तक चुप्पी साधी रखी, क्योंकि सबमरीन मई या जून के महीने में ही डूब गई थी। लेकिन इसे लेकर कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। 10 मई की सैटेलाइट इमेज में पनडुब्बी दिख रही थी, लेकिन 15 जून की तस्वीर में पनडुब्बी शिपयार्ड पर दिखाई नहीं दी। हालांकि चीन ने अब तक इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की है। दुनिया में भारत समेत सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन है। सबसे ज्यादा 68 न्यूक्लियर सबमरीन अमेरिका के पास है। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार की तख्त पलट को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुद मोहम्मद यूनुस ने माना कि हसीना को साजिश के तहत हटाया गया। वीडियो 3 दिन पहले का है। अमेरिका में मोहम्मद यूनुस अपने दोस्त और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के साथ थे। उनके साथ 3 और लोग मौजूद थे। तभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया ने एक शख्स का चेहरा दिखाया, दावा किया कि तख्तापलट के पीछे उनके असिस्टेंट का दिमाग था। पूरे आंदोलन के पीछे महफूज का दिमाग था। हालांकि वो इस बात को नकारता रहता है, लेकिन इसी तरह से उसे पहचान मिली है। बांग्लादेश में हिंसा और तख्त पलट के बाद से शेख हसीना भारत में है। 22 अगस्त को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया था। रील बनाने के लिए खुली जीप से निकला राजस्थान के डिप्टी सीएम। बैरवा का नाबालिग बेटा, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां करती रही एस्कॉर्ट। खुली हुड वाली जीप, ड्राइविंग सीट पर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का बेटा, उसके बगल में बैठा कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा और पीछे बैठे उनके दोस्त। और इन सबको एस्कॉर्ट करते हुए चल रही है राजस्थान की पुलिस, जबकि आगे चल रही गाड़ी से रील बनाई जा रही है, वो भी ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाकर, क्योंकि खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने माना कि उनका बेटा नाबालिग है। ये मेरा बच्चा अभी सीनियर स्कूल में पढ़ता है, तो मैं कहता हूँ कि बच्चा है अभी, और अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। राजस्थान के डिप्टी सीएम अपने राज्य के परिवहन मंत्री भी हैं। पहले जिस बात को वो हल्के में ले रहे थे, बाद में मामले ने जब तूल पकड़ा तो उन्होंने अपने बेटे के कारनामे पर खेद जता दिया। मैं इस बात से लिए खेद प्रकट करता हूं कि मेरा बच्चा उन बच्चों के साथ गया है। बड़ा सवाल तो ये है कि डिप्टी सीएम के बेटे को पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट क्यों कर रही थी, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो डिप्टी सीएम का बेटा नहीं होता तो क्या उसे भी ऐसे ही छूट मिल पाती। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनावों में वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। एनएसयूआई के उम्मीदवार और प्रोफेसर के बीच हुई हाथापाई। वक्त पर वोटिंग शुरू नहीं होने पर एनएसयूआई के संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार लोकेश चौधरी और उनके समर्थकों ने वोटिंग सेंटर पर हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बढ़ी कि प्रभारी प्रोफेसर के साथ हाथापाई की गई। सड़कों पर केवल और केवल जो प्रचार की पर्चियां हैं वो नजर आएंगी। जो निर्देश था हाई कोर्ट का, उसकी एक साफ अवहेलना इस कैंपस में आपको नजर आएगी। वोटिंग के दिन दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश की धज्जियां भी उड़ाई गई। जब मतदान हो रहा था तब यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रत्याशियों के पर्चे उड़ाए जा रहे थे। पूरी सड़क ऐसे पर्चों से पट गई, जबकि एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे तब तक घोषित नहीं किए जाएंगे जब तक कि सार्वजनिक संपत्तियों से गंदगी साफ नहीं की जाती। आज फिर छात्र संगठनों और उनके समर्थकों ने पर्चों से पूरा इलाका पाट दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में मतदान तो आज हो गया, लेकिन ईवीएम और बैलेट पेपर हाईकोर्ट के अगले आदेश तक सीज रखे जाएंगे।
कांग्रेस की मेयर हटने के बाद जयपुर के मेयर ऑफिस में बीजेपी विधायक ने कराया शुद्धिकरण, पार्षदों पर छिड़का गंगाजल और पिलाया गौमूत्र। नगर निगम हेरिटेज जयपुर में हनुमान चालीसा और मंत्रोच्चार के साथ बीजेपी की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कुर्सी संभाली, लेकिन सुर्खियां बटोरने की जुगत में लगे रहे बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जिन्होंने पूरे मेयर ऑफिस में गंगाजल छिड़ककर उसकी शुद्धि की। उन्होंने पाला बदलकर बीजेपी का समर्थन करने वाले कांग्रेस पार्षदों पर भी गंगाजल छिड़का और उन्हें गोमूत्र पिलाकर शुद्धि की बात कही। गंगाजल गोमूत्र आज सबको पिलाया तभी तो प्रवेश किया है। इस कथित शुद्धिकरण को लेकर राजस्थान में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि गंगाजल और गौमूत्र पीने की सबसे ज्यादा जरूरत बीजेपी को है। वैसे अब गंगाजल और गोमूत्र बीजेपी वालों को पीने की जरूरत नहीं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में मेयर पहले कांग्रेस की थी। मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हटाया गया और बीजेपी ने उनकी जगह कुसुम यादव को कार्यवाहक मेयर बनाया है। यूपी से भागे लड़का लड़की को लेकर देहरादून उत्तराखंड में हो गया बवाल। आखिर कौन कर रहा है दून घाटी की शांति को भंग करने की कोशिश? देहरादून रेलवे स्टेशन इलाका गुरुवार देर रात जंग का मैदान बना रहा। दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। हंगामा हुआ, उत्पात हुआ, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, कई दोपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। और मामला न देहरादून से जुड़ा था और न ही उत्तराखंड से। हुआ सिर्फ इतना कि कल रात आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन पर दो नाबालिग लड़के लड़की को संदिग्ध प्रतीत होने पर पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो पता चला कि लड़की यूपी के बदायूं से है और लड़का अजय भी बदायूं का ही है। दोनों देहरादून घूमने आए थे। लड़की की बदायूं में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन लड़का लड़की के अलग अलग समुदायों से होने की वजह से बात फैल गई और वहाँ कुछ लोग जुट गए। हंगामा हो गया। बवाल इतना बढ़ा कि पथराव होने लगा। इस मामले में जब पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया तो आज बजरंग दल ने देहरादून के घंटाघर में हंगामा कर दिया। देखते ही देखते पलटन बाजार बंद हो गया। देहरादून में काफी समय से कम्युनल टेंशन को हवा दी जा रही है, वरना दूसरे राज्य के मुद्दे पर देहरादून में ऐसा बवाल न होता। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के बाहर तोड़-फोड़ करने वाली महिला की हुई पहचान। इस महिला का नाम धनश्री सहस्त्रबुद्धे है। इस महिला ने गुरुवार रात मंत्रालय जाकर देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के बाहर जमकर तोड़फोड़ की थी। तोड़फोड़ और नारेबाजी की ये घटना मुंबई के मंत्रालय बिल्डिंग की है। इस महिला का नाम धनश्री सहस्त्रबुद्धे है। इस महिला ने गुरुवार शाम मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर जाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रही इस महिला को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर फरार हो गई। हंगामे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस महिला की पहचान की और उसे उसके घर से गिरफ्तार किया है। ये महिला बगैर पास के मंत्रालय के अंदर कैसे पहुंची, इसकी जांच शुरू है। इस घटना ने मंत्रालय की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा में मौजूद पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। यूपी के मुरादाबाद में ट्रैक्टर से कुचलकर ग्रामीण की मौत से भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस वालों पर टूट पड़ी पब्लिक, अवैध वसूली का लगाया आरोप। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा में वर्दी वालों को घेरकर ऐसे टूट पड़ी गुस्साई भीड़। पहले हाथापाई हुई, फिर वो भीषण मारपीट में बदल गई। फिर लोगों ने पुलिस वालों को लाठी डंडों से पीटना शुरू किया। पुलिस वालों को सड़क पर लिटा लिटा कर पीटा गया। बाकी पुलिस वालों ने भीड़ की चपेट में आए अपने साथी को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन उनकी एक नहीं चली। फिर जब पुलिस पर पथराव शुरू होने लगा तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी। ऐसा भीषण लाठीचार्ज किया कि भीड़ में भगदड़ मच गई। पुलिस पर पब्लिक का गुस्सा तब फूटा जब ट्रैक्टर के नीचे कुचलकर एक ग्रामीण लोकेश उर्फ सोनू की मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि अवैध वसूली के लिए पुलिस वालों ने खाली ट्रैक्टर ट्राली का जीप से पीछा किया, जिससे कि हादसा हुआ। उस वक्त वो शख्स खेत से मिट्टी उठाकर प्लॉट में भराव कर रहा था। ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में 4 पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हत्या का केस 2 नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर हुआ है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में उतरे बीजेपी के दिग्गज सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कफन नसीब नहीं होगा। नड्डा बोले, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस देश विरोधी ताकतों के साथ। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के मतदान के लिए तूफानी प्रचार हो रहा है। एक दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने पीओके पर बयान देकर हलचल पैदा कर दी थी। आज सीएम योगी ने कहा कि जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे उसे कफन नसीब नहीं होगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी, उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार सूबे को स्टेटहुड का दर्जा देगी। प्रधानमंत्री जी ने कई फोरम्स पर, नेशनल फोरम्स पर कई बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है। तीसरे चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। हरियाणा कांग्रेस में सीएम रेस पर बयानबाजी। कुमारी शैलजा ने कहा, दलित समाज का भी हो सकता है सीएम। हुड्डा बोले, आलाकमान करेगा फैसला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस में सीएम पद के लिए बयानबाजी भी जारी है। थोड़े दिन प्रचार से दूर रहकर अपनी नाराजगी जता चुकी कुमारी शैलजा ने प्रचार के बीच फिर कहा कि दलित चेहरा भी सीएम हो सकता है। मैंने कहा कि कोई भी हो सकता है और फिर दलित भी हो सकता है और समय के मुताबिक बदलाव भी आते हैं। राहुल जी की कमिटमेंट भी है कि हम दलितों को वंचित रह गए हैं उनको ऊपर उठाए। ये सब बाद में हाईकमान फैसला है। टिकट बंटवारे में भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाई है। ज्यादातर टिकट हुड्डा समर्थकों को मिले हैं। हुड्डा को सीएम पद का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, विधायकों का मत लेंगे, हाईकमांड फैसला करेगी। जो भी करेंगे मेरे को मंजूर होगा। आप मेरे को रिटायर करना चाहते हो, मैं कह चुका ना, नाइदर आई एम रिटायर्ड नॉट रिटायर्ड। हुड्डा बेशक कह रहे हैं कि आलाकमान आखिरी फैसला करेगा, लेकिन विधायकों की राय और खुद को न टायर्ड न रिटायर कहकर उन्होंने जता दिया है कि कांग्रेस अगर हरियाणा जीतती है तो हुड्डा की अनदेखी करना मुश्किल होगा। एमसीडी में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी। एमसीडी की सबसे पावरफुल कमेटी स्टैंडिंग कमेटी पर किया बीजेपी ने कब्जा। स्टैंडिंग कमेटी के एक सीट के चुनाव में वोटिंग के लिए न आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुंचे और न ही कांग्रेस के। दोनों पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। एडिशनल कमिश्नर ने चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी निभाई। जब वोट पड़े तो बीजेपी के उम्मीदवार सुंदर सिंह विजय घोषित कर दिए गए। सुंदर सिंह को अपनी पार्टी के सभी 115 पार्षदों के वोट पड़े। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी में अब बीजेपी के 10 और आम आदमी पार्टी के 8 सदस्य हो गए हैं। इस तरह दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। यानी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव इस वजह से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि निगम से जुड़े हुए कई बड़े फैसले लेने का अधिकार स्टैंडिंग कमेटी के पास होता है और क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन अब बीजेपी का होगा, लिहाजा नगर निगम में बीजेपी कम पार्षद होने के बावजूद काफी ताकतवर हो गई है। क्या है कि भाई एलजी साहब ने सदन बुला दिया और उसकी अध्यक्षता कोई ऑफिसर, कल को तो ये लोकसभा की अध्यक्षता कहेंगे कि होम सेक्रेटरी लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। जिस सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया वो भाजपा नेता कमलजीत शेरावत के पश्चिमी दिल्ली से सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी। हरियाणा से गृह मंत्री अमित शाह का अटैक। कहा, कांग्रेस के राज में दलाल और डीलर देते थे नियुक्ति पत्र, हाथनी से थानेसर तक लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। रेवाड़ी की रैली में अमित शाह ने अग्निवीर और नौकरी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। शाह ने कहा, कांग्रेस सेना का सम्मान नहीं करती है। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं। जितने भी अग्निवीर आएंगे सभी को पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी देने का नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है। रेवाड़ी के बाद शाह ने अंबाला के बराड़ा और कुछ क्षेत्र के लाडवा में भी रैलियां की। लाडवा में सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के कारण ही हथीन से लेकर थानेसर और पलवल तक आज हरियाणा की वीर भूमि पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। बीजेपी के धुआंधार प्रचार के बीच कांग्रेस ने 13 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। उनमें से ज्यादातर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार गुट के दिग्गज नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी ऋता आव्हाड के बयान पर बवाल। ओसामा बिन लादेन का पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ किया था जिक्र। सुशेना बोली, औरंगजेब फैन क्लब की मेंबर है ऋता आव्हाड। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम
अच्छा बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन ने टेररिस्ट बना, लेकिन क्यों बना? महिलाओं से जुड़े कार्यक्रम में ऋता आव्हाड ने जो कहा उस पर बवाल मच गया। विरोधी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए तो ऋता ने सफाई दी। म्हणजे रामायण वाचताना आपण रावणालाही वाचतो ना, रावण होता मरून अख्खं रामायण घडलं, नाहीतर घडलंच नसतं। आणि मी सगळ्यांना हे सांगते की ज्यांनी कोणी ते मागवली असेल टेप, की हे ज्यांनी कोणी ती टेप मागवली। महाराष्ट्र में माहौल चुनाव का है, ऐसे में ऋता की सफाई विवाद के शोलों को शांत नहीं कर पाई। बीजेपी और शिवसेना ने मौका देखकर सवाल उठाए। मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की पत्नी जो राजनीति में नहीं है उनके बारे में बिना सोचे समझे और पढ़े टिप्पणी नहीं करूंगा। ये तो पहले से ही औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है। चंद महीने पहले ही जितेंद्र आव्हाड बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर वाला पोस्टर फाड़ने को लेकर विवादों में थे और अब ऋता आव्हाड अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को मोतिया खान ईदगाह परिसर में लगाने पर विवाद जारी। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि मूर्ति को हटाकर देशद्रोह कर रही है बीजेपी। इस पर गिरिराज सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं तो क्या औरंगजेब की मूर्ति लगेगी। मोतिया खान ईदगाह परिसर में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर दूसरे दिन भी तनाव दिखा। ईदगाह कमेटी के विरोध को देखते हुए मोतिया खान में कड़ी सुरक्षा की गई। यहां भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर जो विरोध हो रहा है उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नाराजगी जताई। एक्स पर पोस्ट करके लिखा। गिरिराज सिंह ने पूछा कि मूर्ति अगर रानी लक्ष्मीबाई की नहीं लगेगी तो क्या औरंगजेब की लगेगी। वहीं आम आदमी पार्टी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को हटाने को लेकर बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। देशद्रोह है, राष्ट्रभक्त का अपमान, देश राष्ट्रद्रोह है और ये देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर देश की राजधानी में खुलेआम करने जा रही है। झंडेवाला से लेकर पहाड़गंज तक के ट्रैफिक को फ्री करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को ईदगाह परिसर में शिफ्ट किया जाना था, लेकिन इस पर आपत्ति जताते हुए ईदगाह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद फिर गर्मा रहा है। शिमला में आज वामपंथी संगठनों ने सद्भावना मार्च निकाला तो कल हिंदू संगठन प्रोटेस्ट करेंगे। हाथों में सद्भावना के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स, हैंडबिल और जुबान पर नारे। वामपंथी संगठनों की पहल पर हुए इस सद्भावना मार्च में सब जुटे, जिसमें शिमला की सिविल सोसाइटी के लोग थे। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता थे और आम लोग भी थे। शिमला में डीसी ऑफिस से शुरू होकर ये सद्भावना मार्च लोअर बाजार, माल रोड होते हुए रिज तक किया गया। रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इसका समापन हुआ। इसलिए हम पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं, आए शिमला में आए, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आए, हिमाचल प्रदेश के लोग आपको स्वागत करेंगे। हिंदू संगठन फिर से इस मुद्दे को तूल देने का प्लान बना रहे हैं। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के खिलाफ कल हिंदू संगठन सड़क पर उतरेंगे। दिल्ली की हवा खराब होने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को फटकार। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा एक बार फिर कोर्ट में गूंजा। सर्दियां आने से पहले ही दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ने लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन को बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से नियुक्त अमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। किसानों को पराली जलाने से रोका जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने इस पर कहा कि कमीशन ये सुनिश्चित करे कि किसानों को पराली नष्ट करने के लिए दी गई मशीनों का इस्तेमाल हो। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि कमीशन की सब कमेटी की बैठक साल में सिर्फ 4 बार होती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी, तब कमीशन को नया हलफनामा देना होगा। यूपी के हाथरस में स्कूल में दूसरी क्लास के बच्चे की हत्या में हुआ सनसनीखेज खुलासा। तंत्र मंत्र और बलि के चक्कर में स्कूल प्रबंधक ने ही बच्चे को मार डाला। हाथरस के डीएल पब्लिक स्कूल में दूसरी क्लास के इस बच्चे कृतार्थ का शव स्कूल संचालक दिनेश बघेल की कार में ही मिला। बच्चा स्कूल के हॉस्टल में रहता था। जब पुलिस ने जांच की तो उसके भी
होश फाख्ता हो गए। पुलिस के मुताबिक स्कूल की तरक्की के अंधविश्वास में स्कूल संचालक ने ही बच्चे की गला घोट कर हत्या कर दी। जी हमारे बेटे की 100% हत्या की गई है और इसमें कई लोगों की साजिश है, वो तो ये दिनेश बघेल बताएगा। इस मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल, उसके पिता जशोधन सिंह उर्फ भगत जी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक स्कूल प्रबंधक का पिता जशोधन तंत्र मंत्र करता है। थाना सैदपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रबंधक सहित 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में पुलिस द्वारा समस्त पहलुओं की जांच करते हुए अग्रेतर विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। इस सनसनीखेज घटना के बाद कृतार्थ का पूरा परिवार बदहवास है। घर में चीख पुकार मची हुई है। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस थाने के बाहर भी हंगामा किया। इस वारदात ने अभिभावकों के मन में डर बैठा दिया है। ये कम चिंता की बात नहीं है कि स्कूल चलाने वाले शिक्षा नहीं बल्कि तंत्र और मंत्र के भरोसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में मोदी सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप आरएसएस से पूछा, क्या बीजेपी को कुछ भी करने की छूट दे दी है? दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कोसने का मौका कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। पहले वो सीएम आतिशी के साथ दिल्ली की सड़कों का हाल जानने पहुंचे और फिर जब दिल्ली विधानसभा में पहुंचे तो सीधे मोदी सरकार पर हमलावर हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? पीएम मोदी पर केजरीवाल के लगातार हमलों ने बीजेपी को विचलित कर दिया है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। मैं चुनौती से उनसे कहता हूं, पिछले 30 साल की एक लोकसभा बता दें जब इनके किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में, इन सारे दलों में से किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसी व अदालत के चक्कर न काटे। जमानत पर छूटने और सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चुनावी एजेंडे में जुट गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव का देश पर बड़ा असर। देश की टॉप सीमेंट कंपनियों ने किया हजारों करोड़ रुपए के निवेशों का ऐलान। 16 सितंबर को गुजरात ने ग्लोबल रीइन्वेस्ट समिट आयोजन किया था। इस मौके पर पीएम मोदी भी पहुंचे थे। इवेंट के खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर फोकस था। मोदी के जीरो कार्बन वाले विजन को साकार करने के लिए अंबुजा कंपनी सामने आई। कंपनी ने ऐलान किया कि वो 1 गीगावाट कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ साथ वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम से ऊर्जा उत्पादन को लेकर 10,000 करोड़ का निवेश करेगी। इसे लेकर बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया। आपको बता दें कि 2 साल पहले ही अदानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट का अधिग्रहण किया था। गौतम अदानी के बेटे करण अदानी इस बार इस सीमेंट का कारोबार संभाल रहे हैं। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुपरसोनिक मिसाइल बनाने वाली ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अग्निवीरों के लिए किया आरक्षण का ऐलान। भारत रूस जॉइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। ये कंपनी टेक्निकल एंट्रीज में अग्निवीरों को 15% आरक्षण देगी। प्रशासनिक सुरक्षा से जुड़ी भर्तियों में 50% आरक्षण देगी। आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में भी अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रह्मोस एरोस्पेस ने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के जरिए होने वाली भर्ती में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की बात कही है। बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में पूर्व अग्निवीरों को 10% पद आरक्षित किए गए हैं। हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों को नौकरी में 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। सोमवार रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।